के तवस्ती। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषभ, खुशबू, सोनिका, रवि रंजन, सौरभ, लव यादव, शिवंजन, स्नेहा, राहुल, विशाल, अमित, सभी साथियों का स्वागत। ए वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सुदीप, गुड इवनिंग बेटा। सचिन, गुड इवनिंग। आप सभी लोग स्वस्थ हैं? होपफुली सभी लोग परिवारजनों का बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे और एकदम बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे, है ना बेटा? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन अब तो काफी लंबा टाइटल हो चुका है। कल हमने बहुत ही जबरदस्त बातें सीखी थी। जो विद्यार्थी कल की क्लास में नहीं थे, एक बार जरूर कल की क्लास देखें, क्योंकि हमने दो बड़े शब्द सीखे थे कल। कौन कौन से शब्द सीखे थे? हमने सीखा था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, हमने सीखा था क्या कहते हैं उसको, सोशलिज्म क्या होता है। ये दो बहुत बड़े बड़े शब्द हमने कल इंडियन पॉलिटी के सीख लिए थे। और फिर हमने कहा था कि अब इसके बाद का हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे, है ना? ये बहुत बड़ी अवधारणाएं हैं। असल में ये इतनी बड़ी बड़ी अवधारणाएं हैं कि जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं, है ना? हाँ, बहुत पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं इनके ऊपर बेटा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं अपन आज के इस सेशन के अंदर। तो हम लोग बहुत ही बेसिक बातें ऑलरेडी कर चुके हैं और अब तक आपने कई बार ये सब बातें पढ़ भी ली होंगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर जो अन्य बातें हैं उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा तर्क ऐसा है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ हमारी प्रियम्बल के अंदर। सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सब डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है? अब हमने आपके सामने बस एक केस का चर्चा किया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको क्या माना था, ये हो गया। अब आज का जो हमारे टाइटल में मेजर इशू है वो ये कि हमारे संविधान में कौन सा हिस्सा कहां से लिया गया है, यानी कि हमारे संविधान के मुख्य भागों में कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई हैं, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा? चलिए, अब इसका मीनिंग क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है बेटा, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कई बार कि यार पता नहीं अंबेडकर जी ने कोई काम किया था कि नहीं किया था। मैं अक्सर इस चीज को इसलिए भी समझाना चाहता हूं कि जब हमको ये बताया जाता है कि हमारे संविधान में अधिकांश हिस्सा किसी ना किसी से लिया गया था, तो हमें एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में अंबेडकर जी ने कुछ किया था? और ये बात जेन्युइन भी है कि यार जब हम लोग इतने सारी चीजें सीखते हैं कि हमने मतलब प्रियम्बल उस जगह से लिया, फंडामेंटल राइट उस जगह से लिया, फेडरल स्ट्रक्चर उस जगह से लिया, तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि हमारा अपना भी कुछ था कि नहीं, है ना? जब लेना ही था तो फिर हम क्रेडिट क्यों देते हैं कि पूरा की पूरा क्रेडिट जो है वो मतलब उनका है, अंबेडकर जी का है कि उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर के संविधान बनाया। तो आज हम इस प्रश्न का तो आंसर करेंगे ही, साथ में हम इन चीजों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि इन तर्कों का क्या मीनिंग है, ठीक है? तो इन चीजों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आपके आज के सेशन में। आइए एक एक करके सारी बातों की चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, रिजर्वेशन वाले बिंदु पर भी मैं बोल दूंगा, जहां पर भी मुझे समय मिलेगा मैं वहां पर उस बिंदु के ऊपर भी परिचर्चा अवश्य करूंगा। और विशेष रूप से जो है मेरे प्यारे साथियों, हम जब आर्टिकल नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे ना बेटा, तब मैं आपको जरूर उस चीज को सिखाऊंगा, है ना? हाँ जी, तो अब सुनिए साथियों, मैं आपको पहले एक बहुत बड़ी बात सिखाता हूं, तब मैं इस पॉइंट पर आपको लेके चलूंगा। इस पॉइंट को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव कहां से किया गया है, इसे सीखने से पहले क्यों ना हम इतना सा काम कर लें। क्या कर लें? एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण सीख लेते हैं। और वो क्या है साथियों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपकी घर की किचन में, मेरे उदाहरण जो हैं वो किचन से ही निकल के आते हैं सारे। आप पूछेंगे कि सर आप जो है वो सारी बातें किचन पे ही ले जाके टिका देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आपको मेरा शरीर देख के समझ में तो आ ही जाता होगा कि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। नंबर दूसरा, मुझे कुकिंग खुद को बहुत पसंद है ना? मेरी जो हॉबी है उसमें कुकिंग मेरी हॉबी है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे जस्टिफाई करती हैं कि मैं क्या हूँ, है ना? तो दोनों ही चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं कुकिंग तक, और वहीं से मेरे प्यारे साथियों पहुंच जाती हैं। और इवन जब मैं खुद पढ़ा करता था तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंशियल कोई क्राइसिस रहा हो जिसकी वजह से मुझे खुद खाना बना के इसलिए खाना पड़ा कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस है। मुझे खाना बनाना इसलिए बहुत ज्यादा पसंद था और मैंने कभी टिफिन और इन चीजों को प्रेफर भी नहीं किया। जबकि मैं रेंट पे, मतलब आपको मालूम है दिल्ली में रेंट जो है वो 25-25 हजार रुपए महीने होते हैं, वो भी पे किया है, लेकिन खाना खुद से बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कंस्ट्रक्टिव काम है जो आपको ऑन द स्पॉट ये सिखाता है कि आपके हाथों में जादू है। मतलब आप कुछ चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो आपके सामने रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो आप उसको रूप दूसरे में बदल सकते हो।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कारस्तानी होती है। और मुझे वाकई में मतलब मेरे सबसे बेस्ट काम में दिन भर में कुकिंग लगता था, और बहुत ही कम समय में बेहतरीन खाना बना के मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से खा भी लेता था। मुंह में पानी आ गया खुद के खाने को याद करके, है ना। तो मैं कुकिंग के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, अब वो सुनिए। क्या होता है ना साथियों, हमारी किचन में बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं ऑलरेडी, बहुत सारे नमक मिर्च मसाले जो भी हैं, रॉ मटेरियल के अंदर सब्जियां हैं, सब्जियों के साथ साथ सब्जियों के अंदर सहायक सब्जियां हैं, वो सब चीजें हमारी किचन में रखी होती हैं। अच्छा, तो अब हुआ क्या साथियों कि ये जब सारी चीजें हमारी किचन में रखी हुई हैं, तो एक एक्स व्यक्ति गया, एक्स व्यक्ति यानी कि आप गए, मैं गया किचन में, और संजीव कुमार बोले तो जो इंडिया का सबसे बेस्ट, जिसको कहा जाता है कि वो कुक है, या वो जिसको शेफ कहा जाता है, शेफ, चीफ शेफ गया, है ना, मास्टर शेफ गया, वो गया। तो देखिए रॉ मटेरियल सबके पास वही है भाई, ऑब्वियस ही बात है, रॉ मटेरियल तो और अलग से पैदा भी नहीं कर सकते ना, सबके पास लगभग एक जैसा ही होता है। तो रॉ मटेरियल सबके पास एक जैसा है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति साधारण भोजन बना के खा रहा है, और एक व्यक्ति उसमें इतना अद्भुत व्यंजन बना दे रहा है उसी भोजन से, उसी सामग्री से, कि वो मतलब वर्ल्ड रिनाउंड हो जा रहा है, मतलब मास्टर शेफ कहला रहा है। आ गई बात समझ में। तो मुद्दा यह है कि आपके लिए क्या जरूरी है, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करता है मेरे प्यारे साथियों जो एक बढ़िया कुक होता है। तो जो अंबेडकर जी थे ना, उन्हें हमारे देश की आवश्यकताएं पता थी कि भाई हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना पिछड़ापन है, इतनी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं, इन्हें दूर करने के लिए कौन कौन सा मसाला जो है वो जरूरी है। अब आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये चीज समझ में आएगी मेरे प्यारे साथियों। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि इस देश को सबको बराबर लेकर के आने के लिए, है ना, सबको बराबर लेके आने के लिए देश के अंदर, अब बहुत बार इस मुद्दे पर डिबेट छिड़ती है, आरक्षण के मुद्दे पर, कि उन्होंने लोगों को आरक्षण दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो भी किसी दिन हम चपेट में ले लेंगे उस बात को भी। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिएगा कि वो पूरी तरह से एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे थे जिसमें बहुत सारी असमानताएं थी, लेकिन उस रूल बुक को अगर फॉलो किया जाएगा तो धीरे धीरे वो असमानताएं खत्म हो जाएंगी और देश एक समानता की तरफ बढ़ जाएगा। साथियों, अक्सर जब मैं इस लाइन को बोलता हूं तो मैं एक बात हमेशा याद दिलाता हूं अपनी क्लास में हर विद्यार्थी को, कि एक जमाना ऐसा था जिस समय उच्च कुल, उच्च जात, निम्न जात, ये टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी, और देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहां पर निम्न जात के लोगों को ये कहा जाता था, सो कॉल जो निम्न जात हमारी हुआ करती थी, उनसे ये कहा जाता था। सर मूल अधिकार सेंड कर दीजिए प्लीज। तो उस समय हमारे यहां पर कहा जाता था कि अगर आप किसी भी तरह से रास्ते से निकल रहे हैं तो अपने हाथ में लकड़ी, डंडा लेके निकलें, है ना, और डंडा लेके निकले और बजाते हुए निकलें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी संपर्क में तो छोड़िए, आपका कहीं चेहरा भी किसी को दिख जाए। अब आप सोच के देखिए, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन अगर था तो भाई एक देश में, एक गांव में, एक क्षेत्र में रहने वाले दो लोग इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्या केवल इस वजह से कि ईश्वर ने उस व्यक्ति का जन्म उस घर में दे दिया और आपका जन्म उच्च कुल में दे दिया? ये तो कोई आधार था नहीं। और वास्तविकता में अगर इसका इतिहास ढूंढते हैं तो इतिहास तो ये बताता है कि कभी कोई व्यक्ति मतलब एक तरह से दलित वर्ग में पैदा होने के लिए बना ही नहीं था। ये तो पहले कर्म थे, जब समाज की आवश्यकता थी तो समाज में किसी को पढ़ाना था, किसी को खेती करनी थी, किसी को सुरक्षा करना था, किसी को सफाई करनी थी। तो इस तरह के कामों के आधार पर आपने अगर सफाई को इतना ही दोयम दर्जे का मान लिया तो खुद कर लीजिए ना सफाई, पता चल जाएगा एक बार। ऐसे चलिए एक कल्पना करते हैं कि समाज के लिए अगर ये काम जरूरी ना होता, सफाई के काम के लिए आपने उनको निम्न दर्जे का माना, तो इसको दूसरी तरह से करके देखते हैं कि सफाई का काम छोड़ दीजिए एक बार के लिए और ये कहिए कि आप सफाई का काम मत करिए, अब हम खुद करके देखेंगे। करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी पवित्रता या जो आपके अंदर जो एक प्रकार का उच्च भाव है कि आप उच्च कुल के हैं, क्या वो हो पाएंगे? तो ये सब बातें डिबेटेबल हैं। तो ऐसा कहने का अर्थ है हमारा, और इसे मतलब इस प्रकार की बातों को समझने से पूर्व थोड़ा आपको दिमाग और विचार को भी विस्तृत रखना होगा। तो मैं केवल आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिराइव करने की बात करते हैं तो अंबेडकर जी को इसलिए क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति उस समय संविधान सभा में इतना पढ़ा लिखा था जिसने दुनिया भर के इतने सारी चीजों का अध्ययन किया हो।
अध्ययन करने की शक्ति उनको ये बात समझाती थी कि हमारे देश में कौन कौन सी असमानताएं हैं और इन्हें दूर करने के लिए दुनिया के कौन कौन से संविधान को पढ़ना जरूरी है, और उन्होंने उन्हीं चीजों को पढ़ा और हमारे देश के लिए उनमें से उन चीजों को ले लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि एज इट इज कट कॉपी पेस्ट मार लिया गया। ऐसे कोई थीसिस तैयार नहीं हो रही थी पीएचडी की कि साहब उस लाइन को उठाओ इसमें चिपका दो, दूसरे की लाइन उठाओ इसमें चिपका दो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हमारे देश के अंदर अलग प्रकार की मांगे हुआ करती थी। हमारे देश के अंदर जात पात होती है, तो ये अमेरिका में तो नहीं होती ना। अमेरिका के अंदर फिर मौलिक अधिकारों का मीनिंग ही नहीं होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार और उनके मौलिक अधिकार बिल्कुल अलग हैं। हमारे मूल अधिकारों में लिखा हुआ है धर्म, जाति, लिंग, वंश, इसके आधार पर कोई विभेदित नहीं करेगा। अमेरिका में तो इस आधार पर होता ही नहीं है विभेदित, वहां एक ही प्रकार पर होता है, और रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव होता है वहां पे। तो हमारे यहां पर और भी पॉइंट जोड़ने पड़े ना, यानी कि मूल भावना ली गई थी और उस मूल भावना के अंदर अपनी तरफ से इनपुट जोड़े गए थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब बातें जो शब्द लिखी हुई हैं कि नो वन विल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, या स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा, तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये बाद में मेंशन किए गए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर ऐसी चीजें हैं ही नहीं। तो हमने विचारधाराएं ली हैं, मतलब ये मत समझना। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका की प्रियम्बल, हमने प्रियम्बल लिया है वहां से। अरे यार, प्रियम्बल में उनके यहां ये बातें लिखी हुई नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उनके यहां प्रियम्बल में केवल ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद उनकी जरूरतें कुछ और हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि उनके यहां पर अवधारणा यह है, कंसेप्ट लिया है। भाई आज एक बात बताओ, मैं आपको इसी प्रकार से क्यों पढ़ा रहा हूं? पहले प्रियम्बल पढ़ा रहा हूं, फिर मूल अधिकार पढ़ाऊंगा, फिर डीपीएसपी पढ़ाऊंगा, फिर मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा, कहीं बीच में सिटीजनशिप पढ़ा दूंगा, फिर स्टेट पढ़ाऊंगा, फिर राज्य पढ़ाऊंगा। ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को कॉपी किया है लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत से, कि वहां पर इस प्रकार से चीजें पढ़ाई गई हैं। आगे बात समझ में? तो यहां पर ये बात समझना जरूरी है। क्या होता है कि हमारे पास ज्ञान कम होता है, तो हम लोग एज इट इज बोल देते, अरे क्या ही किया था यार, वहां अमेरिका से ये उठा लिया, वहां से ये उठा लिया। अरे इस बात को बोलने से पहले एक बार चेक तो करिए, पहले चेक करिए। कंटेंट खुद का था, हमारी आवश्यकताएं थी, हमने ये सोचा कि हाँ ये एक तरीका होना चाहिए, हमने किया। आ गई बात समझ में? हमने स्ट्रक्चर ली। इलेक्टोरल कॉलेज, उनके यहां इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। मैंने सिखाया, राष्ट्रपति को तो वहां डायरेक्ट वोट पड़ता ही नहीं है, कभी भी नहीं पड़ता है। वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो निर्वाचन के अंदर हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग वोटिंग देते हैं। कहां पर? हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, और उस इनडायरेक्ट प्रकार में ना तो मतलब लोअर हाउस ना अपर हाउस कोई भी वोट नहीं देता है। वहां प्राइमरीज होती हैं जो वोट देती हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोबारा से समझिए, आप इस तरह से समझिए। अभी आप लोगों ने रिसेंटली अमेरिका का इलेक्शन देखा, क्या वहां पर आपने ये सुना क्या कि कांग्रेस के मतदान से, कांग्रेस बोले तो अमेरिकी संसद के अंदर लोअर हाउस और सीनेट के मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया? नहीं। तो क्या था वहां पर? इतने दिन वोटिंग जो चली थी, उस वोटिंग के अंदर यूएस के अंदर प्राइमरीज बनाई जाती हैं, हर स्टेट की प्राइमरीज होती हैं, उनके अंदर वोट होता है। मतलब बिल्कुल एक प्रकार से पार्षद समझ लीजिए। वहां हर स्टेट के अंदर पार्षद का सिलेक्शन होता है। वो पार्षद मिल मिल करके फिर अपने यहां से कि भाई इस स्टेट से इतने पार्षद जीत के आ गए, हर जगह की अपनी कुछ सीटें हैं वो फिक्स कर दी गई हैं कि इस स्टेट से इतने वोट, इस स्टेट से इतने वोट। उस आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी को इतने वोट और रिपब्लिकन पार्टी को इतने वोट मिले। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बना रखा है, वो प्राइमरीज उस उम्मीदवार को एज ए प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेती हैं। यानी कि डायरेक्ट तो वो बंदा कभी भी वोट प्राप्त करने गया ही नहीं। वहां पर जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे यहां बिल्कुल अलग है। हमने कंसेप्ट लिया उनसे। क्या कंसेप्ट लिया? कि यार अमेरिका में भी राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुना जा रहा है, और हमारे यहां भी चलिए हम इनडायरेक्टली चुन लेते हैं। दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बोले तो निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो व्यक्ति आवश्यक है, वो व्यक्ति डायरेक्ट भारत का मतदाता ना हो, बल्कि एक कदम ऊपर चढ़ के मतदाता ने जिन्हें चुना वो लोग राष्ट्रपति को चुने। आ गई बात समझ में?
देखिए, दो प्रकार का निर्वाचन होता है, व्यावहारिक रूप से समझिए। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। आपने अपना सांसद खुद चुना, आपने अपना विधायक खुद चुना। विधायक बैठता है विधानसभा में, सांसद बैठता है संसद में। इन दोनों को आपने डायरेक्ट वोट दिया। एक जना गया आपके स्टेट कैपिटल में, एक गया कंट्री की कैपिटल में। दोनों जगह जाकर के लोग बैठ गए। इन लोगों ने अपना नेता चुना, एक मुख्यमंत्री कहलाया और एक प्रधानमंत्री कहलाया। इस पूरी प्रक्रिया में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। दिस इज प्रत्यक्ष निर्वाचन। आ गई बात समझ में? वेयर एज अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष के अंदर हमने अपने राष्ट्रपति को चुना तो खुद ने ही है, लेकिन हमने डायरेक्ट वोट नहीं दिया। तो फिर हमने क्या किया? हमने सांसद चुना था। हमारे सांसद ने और हमारे विधायक ने उन्हें अपने वोट से चुना है। तो हमने जिस पार्टी को वोट दिए थे, उस पार्टी ने मेजॉरिटी बेसिस पे उन्हें विनर घोषित कर दिया। दैट्स ऑल। बोलिए, तो आगे बात समझ में? हमारे यहां का जो राज्यसभा सदस्य होता है वो भी इसी प्रकार से चुना जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू की बात कर लीजिए, न्यायिक समीक्षा। हमने ये कंसेप्ट लिया वहां से। वहां की जुडिशियल रिव्यू और हमारे यहाँ की जुडिशियल रिव्यू में तो बहुत बड़ा अंतर है। वहां पे तो केवल 7 ही जज होते हैं, है ना? हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे यहां जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी लॉ, एनी लॉ प्रपोजल, या फिर कोई भी आपका आने वाला अध्यादेश, या कोई भी एक्ट, या फिर कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, जो कि कर्टेल करता हो, जो कि इस प्रकार का कार्य करता हो कि वो मूल अधिकारों को कम कर देगा, वो सभी न्यायपालिका के द्वारा नल एंड वॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है? न्यायपालिका उन्हें खत्म कर सकती है। ठीक है? हिमांशु पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम ठीक है क्या? बेटा, ना तो मैं इतिहासकार हूं, ना ही मैं संविधान वेदता हूं, लेकिन छोटी सी समझ है, उसके हिसाब से मुझे यह समझ में आता है कि कॉलेजियम सिस्टम इंडिया के लिए बेस्ट है। क्योंकि जिस आदमी को हम चुन रहे हैं, वो आदमी हमारे लिए किसी भी प्रकार का काम का नहीं है, वो रबड़ स्टैंप है मात्र, है ना? उसको कोई काम तो है नहीं, तो जबरदस्ती पैसा क्यों खर्च करना, है ना? हाँ, वो लोग बहुत ही पढ़े लिखे थे जिन्होंने ये काम किया, और मुझे उनकी काबिलियत पर और उनके द्वारा किए गए काम पर पूर्ण विश्वास है बेटा, है ना? आरजू मिश्रा पूछ रही हैं, क्लास लाइव नहीं है क्या? हाँ, ये तरीका अच्छा लगा आरजू मुझे आपका पूछने का, ताकि सर देख करके इस पे कमेंट तो करेंगे कम से कम, है ना? हाँ हाँ, नाम लेने का उसका तरीका था अपना, कि इस प्रकार से नाम ले लेंगे, एक मतलब रिवर्स अटेंशन करते हैं। गुड, तरीका पसंद आया। ठीक है? ये सारी चीजें वापस में डिटेल में आएंगी, तो इसलिए लोड मत लीजिए। हाँ जी, ऐसे प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, है ना? तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारी जो सेना के तीनों सेनाएं हैं, उनके मेरे प्यारे साथियों क्या है, मतलब मुखिया है। आपको भी मालूम होना चाहिए। आज जैसे मैं कई बार विद्यार्थियों से ये सवाल पूछता हूं कि बताइए, भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है ना? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है या प्रेसिडेंट है? बताइए। इंडिया ने एक नया पद क्रिएट किया है, अब आप बताइए। है ना? कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना? हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट ही है ना? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो हमने एक ऐसा बंदा बना दिया, जैसे 3-4 आपके दोस्त हों एक साथ, क्लास का रूप ले लो जी। क्लास में जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास में टीचर को सबसे बात नहीं करनी होती। जैसे मान लीजिए कि क्लास की रिपोर्ट किससे लेनी है, तो बोले एक काम करो, क्लास का मॉनिटर बना दो, किसी को हेड बॉय बना दो, हेड गर्ल बना दो, उससे बात कर लेंगे। तो सीडीएस केवल इतना ही है, उसके पास कुछ भी अलग से चीज नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है। 4 स्टार इनके लगे हुए हैं, 4 स्टार इनके लगे हुए हैं, वो केवल क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना? सौरभ पूछ रहे हैं, सर आपके पीछे मथानी जैसी लटकी रहती है, ये क्या है? बेटा, ये डेटा केबल है, इंटरनेट का केबल है। अब ये यूजलेस है, क्योंकि इसका यूज कर नहीं सकता, एप्पल में डालने की जगह ही नहीं होती, एप्पल केवल वाईफाई पे चलता है। तो ये यूजलेस टांग रखी, तो घड़ी बना करके इसको डाल दिया कि बेटा टके रहो। हाँ, मथानी से जैसे दूध निकालने के लिए रस्सी होती है ना, वो। ठीक है? मेरे हेड पर क्या बैठा है? मेरे हेड पर कुछ नहीं है भाई, सही है एकदम।
इतना गौर से देख रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़े। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। अब ये बहुत ही बेसिक सी बात है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ का मतलब है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर हो गया। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपके लिए मूल अधिकारों में कमी हो जाएगी या बढ़ाई हो जाएगी, आप गरीब हैं तो फिर आपके लिए सजा के अंदर ज्यादा चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए इंडिया के साथ में एक बहुत बड़ी चीज क्या रही, हम पर जिनने शासन किया हम उनको आज भी उतना मानते हैं। ठीक है ना। हम उनको आज भी उतना मानते हैं से मतलब क्या है, हम लोग ब्रिटिश लीगेसी को आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी कुछ मजबूरियां थी। जैसे हम आज भी संसद का प्रारूप वैसा ही मानते हैं जैसे अंग्रेजों के समय हुआ करता था। सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रेट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन असल में मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहाँ का जो संसद का जो संविधान है वो उसका 2/3 हिस्सा 1935 में जो मतलब इंडियन एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम जो आया था, वो एज इट इज 2/3 हमारे वर्तमान के स्वरूप में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके अंदर से 2/3 हिस्सा अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सवाल यह बनता है कि भाई अगर हम लोगों ने एज इट इज चीजें फॉलो करी तो फिर रीजन बताइए सर, ऐसा क्या रहा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के इतने एहसानों में दब गए कि हमें उनकी हर एक चीज पसंद आई कि नहीं साहब अंग्रेजों ने कहा है तो अच्छा ही होगा, है ना। बेटा इनमें से सवाल आते हैं पेपर के अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट रटने हैं आपको, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है आप भी बहुत जल्दी बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर पाते। बहुत जल्दी बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर पाते से मतलब है कि इनकेस अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आज की व्यवस्था ऐसी है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री व्यवस्था नहीं, हमें राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था लानी होगी जैसे अमेरिका में है, तो देश समझ नहीं पाएगा इतना जल्दी। क्या नहीं समझ पाएगा कि यार कैसे हम अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर लें। वास्तविकता में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सरल रूप में आप ऐसे समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति होता है। पॉइंट नंबर 1, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भारत का जो क्या कहते हैं उसको सरकार जो होती है, भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद जब चाहे उसे हटा सकती है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं इन मतलब इसके केस में क्या कहते हैं आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो वो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। सबसे बड़ा अंतर यही है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो ये बेटा एक मिनट होल्ड करना, पता नहीं क्यों पका पक मेरा मैसेज बॉक्स बजा जा रहा है, होल्ड करना एक मिनट। हमारा एक क्या है कंपनी का वो होता है, मतलब इंटरनल मैसेज बॉक्स होता है, वो हमको देखना जरूरी होता है। मतलब हम लोग आपस में जिस जगह पर कंपनी वाले चैट करते हैं तो वो धड़ाधड़ जो पका पक बोले जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या हो गया भाई। हाँ जी, हाँ आईपीएल कैंसिल हो गया, हमारा पैसा अटक गया उसमें, है ना। चलो आ जाओ। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं बता रहा था, तो मैं कुछ अंतर बता रहा था। क्या अंतर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भारत की संसद जो है वो अब मतलब भारत की जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगर संसद ये कह दे कि हमें आप में विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी और उस सरकार को गिरा देगी। वेयर एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया वो अपने निर्धारित कार्यकाल तक अपना कार्य पूरा करेगा। यानी एक बार में बन गया तो 4 साल या 5 साल जिसका जितना भी कार्यकाल है वो पूरा करेगा। तो भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई। फिर आप पूछेंगे तो देखा सर इन्होंने तो एज इट इज कॉपी मार ली। कहां से कॉपी मार ली? ब्रिटेन से कॉपी मार ली? नहीं भाई, इंडिया ने बहुत कुछ अलग से भी किया। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अपनाई लेकिन ब्रिटिश के साथ एज इट इज कॉपी नहीं मारी। हमारे और उनमें तो बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उनके यहाँ आज भी राजा होता है, हमारे यहाँ राजा नहीं होता है। जबकि राजशाही तो हमसे ज्यादा पुरानी किसकी हो सकती है? हम तो बहुत पुराने राजा लोग हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। दिल्ली का राजा हमारे लिए राजा होता, लेकिन हमने राजशाही नहीं अपनाई। उनके यहाँ आज भी राजशाही है, उनके यहाँ राष्ट्रपति होता ही नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। हमने तो पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर एक बहुत ही अमेंडमेंट वाली चीज अपनाई। क्या अपनाई? हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति मतलब जो भी प्रधानमंत्री की काबिलियत रखता हो। एक सांसद बनने की जो काबिलियत है, 21 साल की उम्र अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी, बोले बिना चुनाव जीते, बिल्कुल। जैसे ममता बनर्जी बिना चुनाव जीते भी मुख्यमंत्री बन सकती है और बनेंगी।
ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। बोले कैसे बन सकते हैं सर? हमारे यहां काबिलियत है कि आप बन जाइए, विद इन 6 मंथ चुनाव जीत जाना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमारे यहां ऐसा है कि आप बन जाइए, कोई भी व्यक्ति 6 मंथ तक, तो हमारे आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आप बन जाएंगे। 6 मंथ में आपको चुनाव जीतना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं है, और 6 मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में तो इतना भी है कि उसे लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए, जैसे अपने यहां लोकसभा होता है ना, ऐसे उसका मेंबर होना चाहिए। बहुत कुछ अलग। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहां पर कहते हैं कि मंत्री ने जो काम कर दिया वो फिर उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक बार सरकार ने कोई काम कर दिया, मान लीजिए सरकार का कोई आदेश आया, सरकार के आदेश की वजह से कहीं से अतिक्रमण हटना था, अतिक्रमण हटवा दिया रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। कहीं से पता चला कि वहां पर अतिक्रमण हटाते समय वो घर किसी के ऊपर गिर गया और वहां बैठे मजदूरों की कुचलने से मृत्यु हो गई। तो कुचलने से मृत्यु अगर हो गई तो हमारे यहां पर जिस मंत्री के आदेश पर यह कार्य हुआ है वो इस कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ब्रिटेन में तो ऐसा है कि यदि जिस मंत्री के आदेश से यह कार्य हुआ है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, फॉर हिज डीड, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहां तो बहुत कुछ अलग है गजब बात। तो ऐसे हमने भले ही उन जैसा सिस्टम अपनाया हो, लेकिन हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने अपने हिसाब से चीजें बदली। मैं तो आपको इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चीजों को एज इट इज सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उनको ये बता दिया। ठीक है, अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हुआ आप भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता का पासपोर्ट एक ही मिलना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, पहचान पत्र एक ही होना चाहिए। ब्रिटेन में भी ऐसा है, ब्रिटिशर्स के पास एक ही पासपोर्ट होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों का अपना पहचान पत्र है और होल अमेरिका का अपना पहचान पत्र है। आप अमेरिकी हैं तो इसके लिए आपका एक पहचान पत्र है, और आप किसी एक राज्य से बिलोंग करते हैं उसका एक एडिशनल पहचान पत्र आपके पास होगा, यानी दोहरी नागरिकता आपके पास होगी। आ गई बात समझ में? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, मतलब क्या होता है? कानून है क्या? मेरा वचन ही है शासन, ऐसा नहीं। जो कानून व्यवस्था बनाने वालों ने लेजिस्लेचर में यानी विधायिका में बैठ करके विधान बनाया, जैसे मान लीजिएगा कि आज हमारे यहां पर संसद ने बैठ करके कानून बनाया। क्या कानून बनाया भाई? हमारी संसद ने बैठ करके कानून बनाया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अगर आपातकालीन परिस्थितियों में घर से बाहर निकलता है तो उसे, जैसे आप आए दिन अखबार में आता हुआ नहीं देखते कि सरकार ने अभी जैसे मतलब राजस्थान के मैं उदाहरण देता हूं आपको कि गहलोत सरकार जी ने अभी क्या कर दिया साहब, हमारे यहां पर एक नया विधान निकाला है, और वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। शादी में 31 से ज्यादा लोग दिखाई दे गए तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो अब ये क्या है? पनिशमेंट है ना, ये रूल ऑफ लॉ है। कानून बनाया किसने बनाया? ये कानून किसने बनाया? ये विधायिका ने बनाया, लेजिस्लेचर्स ने बनाया, जिन्हें आपने चुन के भेजा। इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आगे बात समझ में? यहां मनमर्जी नहीं चल रही है, यहां सब कुछ, या ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है आज तो फ्रंट पेज पर गहलोत जी का नाम आ गया कि भाई मतलब आप पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा होगा, अगले दिन पता चल रहा है वसुंधरा जी जो इस समय सरकार में ही नहीं है उनका अगला पेज आ रहा है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये पनिशमेंट दिया जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर दिख गया तो उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा है। और कोई भी मतलब कोई भी छोटा भैया मुन्ना त्रिपाठी टाइप से कुछ निकाला है, वो अपना रूल निकाल दिए कि भाई हमारी तरफ से ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बाहर निकलता हुआ मिल गया तो उसके गले में माला पहनाई जाएगी और उसको बढ़िया से पार्टी दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। यहां पर जिसको आपने चुनकर भेजा है विधायिका में, वही जाकर के क्या कहेंगे, वही जाकर के कानून बनाएंगे और उन्हीं की बात चलेगी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इसी प्रकार से फिर रिट की बात करते हैं। रिट का मतलब क्या हुआ? आपको अपनी बहुत सारी बातें मनवानी है, हालांकि मैं मूल अधिकारों में पढ़ाऊंगा आपको ये सब बातें, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रो हो जाएगा तो होगा ये कि आपको बहुत सारा सुविधा रहेगा पढ़ने में। ऐसा लगेगा कि ये तो सब सुना हुआ सा है, ये असल में चैप्टर नहीं है, ये पूरी की पूरी किताब का ब्रीफ इंट्रो है, पूरा की पूरा पॉलिटी का ब्रीफ इंट्रो है ये, हर चीज जो मैं बोलता जा रहा हूं। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब होता है साथियों, जैसे मान लीजिएगा कि आपको लगता है कि आपकी सुनवाई कहीं नहीं होती। सुनवाई कहीं नहीं होती का मतलब सरकार अपने काम में बिजी है,
पड़ोसी अपने काम में बिजी है, घर वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है? बोले मैं सोना चाहता हूं लेकिन पड़ोसी रात को जब मैं सो रहा होता हूं तब डीजे बजा देता है। मैं पढ़ना चाहता हूं, पड़ोसी डीजे बजा देता है। मैं बाहर निकलता हूं तो पड़ोसी धुआं कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। और मैं कमरे में सो रहा हूं, पड़ोसी मेरे कान में, मतलब कमरे में कान लगा के बैठा हुआ है कि ये फोन पे क्या बात कर रहा है, इनके घर में क्या बात हो रही है, बिल्कुल खिड़की पे चढ़ के बैठा हुआ है। सर मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है, मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है सर। तो ऐसी चीजों में आपकी कौन सुनवाई करेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार दिया गया है कि आप सीधे जाइए। कहां जाइए? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए और अपनी बातें करिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपनी बातें रखने के लिए आपको कुछ तरीके दिए गए हैं, उन्हें रिट कहा जाता है। आप अपनी तरफ से जाकर के रिट लगाएं कि साहब मेरे साथ में मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपके सामने आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। अब देखिए, स्पीकर जो शब्द है ना, वास्तविकता में आपने कई बार देखा होगा कि शब्द जो है वो है स्पीकर। जैसे अपने यहां पर है ओम बिरला जी जो हैं वो स्पीकर हैं, लेकिन कभी हमने उनको बोलते ही नहीं सुना। केवल वो इतना ही बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? माननीय शांत हो जाइए, कीप साइलेंस, माननीय शांत हो जाइए, है ना? फिर उनका नाम स्पीकर क्यों है? बोले सर इतना तो बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा तो मंत्री लोग बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा तो जो लोग जिनको बोलने का समय दिया जा रहा है वो बोल रहे हैं। उनका काम तो चुप कराने का हो गया, तो स्पीकर कहां हो गया? वो तो साइलेंसर हो गए। उनको स्पीकर नहीं साइलेंसर बोलना चाहिए। तो फिर तो अब इस बात को समझने का प्रयास करिए। स्पीकर की जो परिभाषा है हम लोगों ने कहां से ली? हमने ब्रिटेन से ली। उसमें क्या होता था कि ब्रिटेन के अंदर जो वेस्टमिंस्टर नामक जगह है जहां पर संसद बनी हुई है, वहां पर राजा खुद तो आता नहीं था। राजा अपनी बातें एक व्यक्ति के माध्यम से संसद के दोनों सत्रों में भिजवाता था। तो राजा जिस व्यक्ति के माध्यम से अपने मैसेज भिजवाता था वो व्यक्ति स्पीकर कहलाता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। आ गई बात समझ में? यानी कि एक प्रकार से समझिए कि ये राजा का दूत होता था जो राजा को सारी बातें बताता था कि राजा जी ऐसा हुआ संसद में। आज भी वहां पे ऐसा होता है। तो स्पीकर असल में एक वो व्यक्ति है जो देश के सर्वोच्च पद को, संसद के बारे में जानकारी देता है। एग्जैक्टली हमारे यहां भी यही है। हमारे यहां पर जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कही जाने वाली बातों को पहुंचाता है संसद तक। आगे बात समझ में? तो हमारे यहां प्रेसिडेंट की बातें स्पीकर लेके आता है। नहीं बेटा, क्लास टीचर हर बात नहीं पहुंचाता ना। ये एक प्रकार से ये है कि वो राष्ट्रपति तो हर बार आ नहीं सकता, ये बीच की बातें पहुंचाने का। आप इसको चित्रगुप्त कहिए, इसे संजय कहिए, राष्ट्रपति को धृतराष्ट्र कहिए, मॉनिटर कहिए, क्लास टीचर कहिए, आपको जो समझना है, लेकिन जो वास्तविकता में जहां से पद आया वो ये है। आगे बात समझ में? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग जैसे हमारे देश में होती है क्या? जैसे हमने कहा कि भाई कहीं ना कहीं पहले प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव सत्र के अंदर पास होगा, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुशंसा देगा, तब जाकर के कोई भी प्रस्ताव, बिल जो है, प्रस्ताव से बना बिल, बिल से बना कानून, और कानून बनके वो देश में लागू हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमने अंग्रेजों से ली है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? देखिए, आपको मालूम है संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने के बाद में उस प्रस्ताव की सुनवाई जो है, यानी वो जो प्रस्ताव आप लेके आए हैं उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के, मतलब वोटिंग के पश्चात वो प्रस्ताव बिल के रूप में आता है, उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद जब वो पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको अपनी अनुशंसा दे देता है, तब जाकर के आप उसे एक्ट कहते हैं, क्योंकि वो अंत में जाकर के किस में डल जाता है? गजट पेपर के अंदर डल जाता है। ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सीआरपीसी, कि किस प्रकार से हम अपने कानूनों का प्रवर्तन करेंगे, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने कहां से लिया? अंग्रेजों से लिया। आप सोच के देखो, मैकाले, भारत का पहला लॉ कमीशन जो आया था, उसकी दी हुई आईपीसी तो आज तक चली आ रही है। हमने सीआरपीसी भी उनकी कॉपी मार ली कि नहीं यार, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो तरीके हैं वो भी हमको उन्हीं के फॉलो करने हैं। आईपीसी में क्या है कि कोई व्यक्ति ने कोई गुनाह किया तो उसे क्या क्या सजा दी जानी चाहिए, दैट इज आईपीसी। लेकिन गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस कैसे जाए?
कितने दिन तक वो अपने लॉकअप में रखे, कितने दिन उसका टॉर्चर करे, कितने दिन में उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाए, ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है। आ गई बात समझ में? प्रोसेस, उम्मीद है ये समझ में आ गई। आयरिश गवर्नमेंट, आयरलैंड की गवर्नमेंट से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि राज्य को कुछ ऐसे कार्य बताए गए कि अगर आप सरकार में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार आपने ऐसा सोचा होगा और ऐसा होता भी है साथियों, जब हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ते, क्या कहते हैं इसको, जीके या पॉलिटी नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार अब मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया स्कीम लेके आ गई, मनरेगा लेके आ गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाजपा सरकार आ जाएगी तो ये कहीं मनरेगा बंद तो नहीं कर देगी, है ना। बहुत बार हम लोग सोचते हैं इस तरह की बातें। फिर भाई आयुष्मान भारत स्कीम मोदी गवर्नमेंट अच्छी ले आई है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी तो बंद कर देगी, है ना। ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या नहीं होता है? क्या लिख रहे हो आप? कनाडा रह गया पीछे? नहीं बेटा, अभी तो नहीं रहा, इंटेंट में तो था नहीं। अच्छा इधर रह गया, ओहो माफी चाह रहा हूं। मैं एक्चुअली क्या, वो हिंदी इंग्लिश में रह गया। इधर की तरफ देखा, मुझे इस तरफ दूसरी तरफ देख ही नहीं पाया, सॉरी माफी चाह रहा हूँ। हाँ, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है साहब? फेडरल का मतलब पहले क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है, सरल रूप से समझिए, हालांकि इसकी व्याख्या बहुत जटिल है लेकिन फिर भी आसानी से समझिए। यदि कोई कहे कि पूरे देश में एक ही व्यक्ति का शासन चलेगा, या फिर मैं इसको सरल रूप से समझाऊं, जब हमारे देश में राज्यों की भी इज्जत हो, राज्य बोले तो स्टेट्स जो कि हमारे यहां पर जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनकी भी इज्जत हो, इनको भी लगे कि इनके द्वारा किया गया कोई कार्य मान्य है, इनके द्वारा भी की गई कोई योजना चलती है, ये भी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से केंद्र इनके कार्य में इंटरफेयर ना कर सके, वो सभी कार्य जो ये प्रूव करते हैं कि देश में राज्य अपना अपना किरदार निभाते हैं, वो सभी कार्य फेडरल कैरेक्टर के कहलाते हैं। जैसे जैसे है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे राज्यों के अंदर राज्य सूची के विषय दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर है, या फिर हम इस प्रकार से समझिए कि पुलिसिंग है, स्वास्थ्य है, ये वो कार्य हैं जिन पर राज्य खुद से निर्णय लेता है कि भाई हमें अपने द्वारा क्या क्या कार्य करने चाहिए, है ना। तो उन कार्यों में पुलिसिंग के अंदर, जैसे अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के केस में केंद्र ने अपनी तरफ से कहा कि इन अधिकारियों को आप केंद्र में भेज दीजिए, पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया कि सर अभी नहीं भेज सकते। तो नहीं भेज सकते, तो ये जो कार्य है, ये कार्य ये समझाता है कि राज्य की वैल्यू है केंद्र के सामने। तो जब राज्य की वैल्यू है केंद्र के सामने, दैट इज फेडरल सिस्टम। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो ये बताते हैं कि भारत में राज्यों की वैल्यू है? तो राज्य सूची के विषय हुए, हाई कोर्ट का होना हुआ, विषयों के अंदर इस प्रकार से बंटवारा जैसे कि लेजिस्लेचर के अंदर मुख्यमंत्रियों का होना, राज्य विधायिका का होना, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं फेडरल कैरेक्टर। फिर क्या है? फिर है साथियों यूनियन कैरेक्टर। यूनियन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जब आपको ये लगने लगे कि ये फीचर ऐसा है जिसकी वजह से राज्यों की तो बेइज्जती हो जाएगी। राज्यों की बेइज्जती मतलब राज्यों को कोई पूछेगा ही नहीं। जैसे आपातकाल लगा दिया या राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो राज्य की चुनी हुई सरकार तो वेस्टेज हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? राज्य की चुनी हुई सरकार का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, सारा की सारा ध्यान जो है वो केंद्र के पास चला जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों यूनिटरी कैरेक्टर। तो हमारे देश में ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं जो ये बताते हैं कि देश यूनिटरी है या फिर फेडरल है? तो उस आधार पर एक अलग चैप्टर है जिसको हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन कनाडा से हमने इस प्रकार का काम लिया। क्या लिया? कि हमने एक ऐसा चीज बनाई जिसमें फेडरल सिस्टम तो है लेकिन केंद्र ज्यादा मजबूत रखा है हमने। यानी कि हमने राज्यों को इज्जत तो दी है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम यूनिटरी कैरेक्टर में डायरेक्ट घुस जाते हैं। आगे बात समझ में? इस प्रक्रिया को क्वाजी फेडरल, यानी हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, अर्ध संघीय। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर्स की बात मैंने आपको बता दी, ये कनाडा से लिया है। रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट बोले तो जो उस समय नहीं थी जब देश बन रहा था, अब पैदा हुई हैं, उन शक्तियों को
केंद्र के पास रखा गया है। यानी कि यदि मान लीजिए उस समय जब देश बन रहा था, उस समय इंटरनेट जैसी कोई सुविधा हुआ ही नहीं करती थी, स्पेक्ट्रम का बंटवारा जैसी कोई चर्चा ही उस समय नहीं होती थी। तो भविष्य में स्पेक्ट्रम का बंटवारा होना है तो इसके लिए कानून बनाएगा कौन? बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ऐसा निर्णय केंद्र के साथ होगा। ये बात हमने कनाडा से ली है। अजय मौर्य पूछ रहे हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बेटा एक तो यहीं पर कर सकते हो, दूसरा तरीका टेलीग्राम पे कर सकते हो। एक मिनट फोन करो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक t.me/अंकित अवस्थी, अंकित अवस्थी सर के नाम से सर्च कर सकते हो। ये रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई यहां तक कि आपको टेलीग्राम के अंदर डिटेल्स में चले जाना, वहां पे संपर्क सूत्र भी है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमने समझा दी आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान। अच्छा, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमने तो ग्लास में पानी पीना सीख लिया, आप बोतल से पी रहे हो। बेटा हमारे क्या है, दो शरारती तत्व भी हैं, एक ना एक आता है, ग्लास उठाता है, फोड़ के और चला जाता है। तो हमको क्या है कि बचाने के लिए वो भी प्लास्टिक की बोतलें यूज करनी पड़ रही हैं। ग्लासों का ऐसा बलिदान हुआ कि हमने वो सुख ही छोड़ दिया भाई, हम सुख नहीं ले पाते। कोई सा भी ग्लास ले लो, बजेगा तो वो भी, स्टील का ले लो, कुछ भी ले लो। ये बोतल कम से कम गिरती पड़ती है तो खड़ी तो रहती है। हाँ जी, तो आयरलैंड के साथ क्या लिया? आयरलैंड के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैं आपको एक लाइन बोल रहा था कि मान लीजिएगा आपको लगता है कि कहीं केंद्र सरकार ऐसा ना करे कि भाई, मतलब मोदी सरकार ऐसा ना करे कि डीपीएसपी को बंद कर दे, है ना? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं? मतलब डीपीएसपी बोले तो कि भाई मनरेगा को बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी सरकार को पता है कि मनरेगा जो है वो मनरेगा भारत के अंदर सबको इक्वल वेजेस मिले या सबको रोजगार मिले, इसके लिए दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है। कैसे बंद किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको ये तथ्य याद रखना है, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड से लिया। तो हमने कहां से क्या लिया, ये आपको यहां से तथ्यात्मक रूप से याद कर लेना है साथियों, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या लिया, ये फैक्ट आपको एज इट इज याद होने चाहिए। कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो शुरुआती 5 मिनट में तो आपसे इन फैक्ट्स के बारे में सवाल जवाब करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप इनको रट के आना बढ़िया तरीके से। मैंने बहुत सारी चीजों पर बहुत सारी बातें बोली हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा तो उन शब्दों की व्याख्या भी की जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसे रट के आना बेटा, है ना। पूरी तो प्रियम्बल याद होनी चाहिए और प्रियम्बल के साथ साथ आपको ये सारे तत्व याद होने चाहिए। कल से हम मूल अधिकार की यात्रा पर चलेंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी ने पूछा रिटर्न और अनरिटर्न का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर मैं विद्यार्थियों को इसका आंसर शुरुआत में दे देता हूं, पता नहीं क्यों मैं भूल गया। देखो बेटा, जैसे ना मेरे पास में ये पेजेस रखे हुए हैं, पूरे की पूरे पेजेस रखे हुए हैं। अब मान लो कि मैंने इन पेजेस में नोट्स बनाए, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने से पहले हर चीज का मतलब पहले पूरा ऑनलाइन नोट्स बनाता हूं, फिर उसका प्रिंट निकालता हूं, फिर उसका अंडरलाइन हेडिंग करके अध्ययन करता हूं उसका प्रॉपर तरीके से, है ना। पहले मतलब मैं कंपाइलेशन करता हूं, फिर मैं इसको इस तरह से प्रिंट निकालता हूं। प्रिंट निकाल करके फिर इन चीजों को जहां जहां जिसको मुझको पढ़ना है उसको या तो मैं लिख लेता हूं या प्रिंट निकाल करके उसका अध्ययन करता हूं, ठीक है। तो अब ये लूज पेपर्स हैं, खाली पन्ने हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मैंने ये बातें इस पर लिखी हुई हैं लेकिन इनको मैंने फेंक दिया, ये लीजिए, अगर मैंने इनको फेंक दिया तो फेंकने का मतलब ये हुआ कि ये लिखित तो थे लेकिन ये किसी भी फाइल के अंदर स्पाइरल बॉन्डेड नहीं थे। ये किसी भी फाइल में या किसी भी नोटबुक में जैसे मेरा ये रजिस्टर है, ये स्पाइरल बॉन्डेड है ना, इसके ऊपर स्पाइरल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। आप देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये जो स्पाइरल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, मैंने उन लूज पेपर्स को अगर स्पाइरल बॉन्ड में डाल दिया तो इसे कहते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहते हैं? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और अगर मैंने इन्हें लूज छोड़ दिया, लिखा तो है लेकिन इन्हें मैंने किसी भी चीज में बंद नहीं किया, तो इसे कहते हैं अनरिटन।
आ गई बात समझ में? रिटर्न और अनरिटर्न का मतलब ये कतई नहीं है कि उन्होंने मुंह जवानी याद कर रखा है। ब्रिटेन वालों ने मुंह जवानी याद कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।